वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं सब? हाँ जी, छोड़ दो। आई होप यस्टरडेज सिलेक्शन सेशन वाज क्लियर। एनी डाउट? जिन्होंने अटेंड किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट? We discussed about all the theories. The first theory was your absolute advantage given to us by Adam Smith. Second was comparative advantage, Ricardian. Then we have a Heckscher-Ohlin theory, and then we have a Krugman theory. Okay, new theory जो थी। तो वो चारों theories were that clear? Online students, Yes, ma'am. आज का जो चैप्टर है बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा चैप्टर है, यू कैन से कि इट हैज जस्ट गॉट ओनली 19 पेजेस इंक्लूडिंग योर क्वेश्चन बैंक एंड समरी। बट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि छोटी छोटी चीजें इसमें हैं। अब अगर आप देखोगे कि आपके चैप्टर की हेडिंग क्या है, दे आर सेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द ट्रेड पॉलिसी। अब अगर मैं अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री के साथ मैं ट्रेड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली जब मैं ट्रेड करूंगी तो मेरे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी मर्जी चला सकूंगी। अक्रॉस बॉर्डर्स है आपके पास, तो आई नीड टू फॉलो सर्टन काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। उस कंट्री के क्या डिसिप्लिन है, मेरी कंट्री का क्या डिसिप्लिन है, उस कंट्री के क्या करेंसी है, मेरी कंट्री की क्या करेंसी है, उनका मेरा सिस्टम कैसा है, मेरा सिस्टम कैसा है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं विच वी हैव टू कंसीडर बिफोर आई एम गोइंग टू हैव इनटू दैट डील। उस डील से पहले, राइट, क्या वो दोनों कंट्रीज की आपस में इंटीमेसी है, आपस में दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कहीं वो अलग ग्रुप्स के मेंबर्स तो नहीं है। तो मतलब आपके पास पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह के टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसी है, रिस्ट्रिक्शंस है, मेरे पास क्या चीज है। तो सबसे पहले बेटा आपके पास कुछ कुछ टर्म्स आएंगी, डेट्स आएंगी, एक्ट्स आएंगे। आई विल आस्क यू टू अंडरलाइन, सो यू शुड अंडरलाइन दैट। आफ्टर, पहले आपके पास क्या है? फ्री ट्रेड था। आफ्टर अ डेकेड ऑफ एस्चुइंग फ्री ट्रेड डील्स, मतलब एस्चुइंग मतलब करने के बाद, उसको डाइजेस्ट खाने के बाद, कितना फॉर डील्स आफ्टर अ डेकेड, मतलब एक लंबे समय के लिए हमारे पास कौन सी डील्स थी? फ्री ट्रेड डील्स थी। इंडिया हैज इम्बार्क्ड ऑन एन एफटीए। एफटीए की फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट signing spree that is quickly transforming the country into one of the most FTA engaged countries in the world। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको क्या चीज याद रखनी है? What is the full form of FTA? That is a free trade. The invocated free trade agreement rush began with an agreement with Mauritius। मॉरिशियस के साथ एग्रीमेंट हुआ है, फॉलोड बाय अ फास्ट ट्रैक नेगोशिएशंस किसके साथ? यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनिट्स एटसेट्रा। Then we have a full form of CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement with UAE within 90 days of the commencement, and we are going to have this on with Australia also। ऐसा इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट एक रीडिंग है, आपने रीडिंग जरूर करनी है। As we know, under free trade, buyers and sellers from separate economies voluntarily trade with the minimum of state interference. Please underline. FTA का मतलब क्या है? I do have a minimum of state interference। और किसके थ्रू जा रहा है? It is going to have a free play of market forces of demand and supply। किसके साथ? जो भी आपकी डिमांड एंड सप्लाई है, आपकी प्राइसेस को फिक्स अप कर देगी। फ्री प्ले है। फ्री प्ले का मतलब लेजिस फेरे नहीं है। लेजिस फेरे में तो नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट था। यहाँ पे मेरे पास क्या है? मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट है, और उसमें आपके पास कौन सी चीजें कर रही है? मार्केट फोर्सेस कर रही हैं। देन वी हैव अ प्रोटेक्शनिज्म। एक होता है फ्री ट्रेड और दूसरा वर्ड होता है आपका प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है?
I am going to give you a shelter, I am going to provide you a protection. आपको मैं अपनी कंट्री के सिस्टम के साथ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आ रही है और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है तो योर कंट्री इज गोइंग टू बी विद यू और आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट आपको क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है. तो प्रोटेक्शनिज्म क्या है? Is a state policy aimed to protect domestic producers against foreign competition through the use of tariffs, quotas and non-tariffs. तो दो तरीके की ट्रेड पॉलिसी होगी, कौन कौन सी? फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म. Are you willing to have a free trade or you want to have a protectionism? It depends कि आप कौन सी डील कर रहे हो. ऐसा कुछ नहीं है कि एक कंट्री जो है वो सिर्फ फ्री ट्रेड के लिए अगर जाएगी तो दे कांट गो फॉर प्रोटेक्शनिज्म, दे कैन गो फॉर प्रोटेक्शनिज्म आल्सो. साइड बाय साइड वी कैन हैव बोथ, बट फ्री ट्रेड में मिनिमम ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस एंड प्रोटेक्शनिज्म में आपके पास स्टेट इंटरफेरेंस इज देयर. दैट इज अ थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. थर्ड वर्ड आपके पास क्या आ रहा है? ट्रेड लिबरलाइजेशन. इट रेफर्स टू व्हाट? Opening of domestic market goods and services from the rest of the world by bringing down trade barriers. Liberalization वो word use कर रहा है. Please check out कि उसने word क्या use किया है? Liberalization. तो liberalization में क्या होगा? I am going to have a trade across borders with restrictions है या protectionism है या free trade है but liberty के साथ. ना तो वो फ्री ट्रेड है ना वो प्रोटेक्शन है. मेरे पास गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो सकती है बट आई एम गिविंग यू अ काइंड ऑफ फ्रीडम कि ओके यू गो हेड व्हाटएवर यू वांट टू डू. जहां पे मेरे को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी आई विल डू दैट. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि देयर आर क्लियर एफिशिएंसी बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड वेलफेयर. ये तो सबको पता है कि आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स क्या हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी जॉब क्रिएशंस होंगी और उसके साथ साथ वेलफेयर होगा. The persuasive academic arguments to open trade pre-propose the fair competition without distortion is maintained by domestic and foreign. पढ़ते जाओ, जहां पे आएगा मैं बता दूंगी आपको. इस पैराग्राफ में और कुछ नहीं है. जस्ट वी हैव टू गो फॉर अ सेफ गेम. कहीं पे किसी भी तरीके से आपका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. Historically, as a part of their protectionist measures, government of different countries have applied many kinds of protectionism and all these things, barriers लगाए उन्होंने. We are going to discuss all those barriers. तो यहाँ पे देखो बेटा, इस पैराग्राफ में trade policy, all instruments that government may use to promote or restrict import and export. ट्रेड पॉलिसी क्या इंक्लूड कर रही है? हर तरीके का वेपन, हर एक तरीके की पॉलिसी, हर तरीके का स्टेप जिसके थ्रू या तो वो प्रमोट कर सकती है या उसको कंट्रोल कर सकती है. दो चीजें हैं मेरे पास, या तो मैंने प्रमोट करना है उसको या मैंने उसको कंट्रोल करना है. किसको? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को. जैसे आप विद इन द कंट्री देखते हो, अगर मैंने किसी चीज की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इज ईदर गोइंग टू इम्पोज टैक्सेस और दे आर गोइंग टू गिव यू सब्सिडीज. द सेम थिंग अक्रॉस बॉर्डर्स आपके पास क्या हो जाएगा? या तो गवर्नमेंट टैरिफ्स लगाएगी या गवर्नमेंट आपके टैरिफ्स रिमूव करेगी. ओके, ट्रेड पॉलिसी क्या कर रही है? ट्रेड नेगोशिएशंस होती हैं आपके पास, मल्टीलेटरल ट्रेड होता है. तो जो भी पॉलिसीज रिस्ट्रिक्ट करती हैं या इनकरेज करती हैं उसको हमने किस किस में डिवाइड कर दिया. वन इज अ टीएम एंड द अदर वन इज अ नॉन टीएम. टैरिफ मेजर्स और नॉन टैरिफ मेजर्स, दो तरीके हैं आपके पास. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स ओनली. अब वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक किस्म टाइप्स हैं. तो प्लीज मैंने आपको जैसे पहले रेडी किया हुआ है कि ये डेफिनेशंस आपको क्लास में ही लर्न हो जानी चाहिए. यू आर नॉट गोइंग टू कीप एनीथिंग फॉर द होमवर्क, राइट? सबसे पहले आपके पास आया टैरिफ की डेफिनेशन. व्हाट इज अ टैरिफ? टैरिफ इज अ कस्टम ड्यूटी
all tax or the duties imposed on goods and services which are either imported or exported. Tariffs क्या है? These are the custom duties हैं. These are the taxes which are either imported or exported. It is defined as a financial charge in the form of a tax imposed at the border on goods going from one custom territory to the another. क्या है ये? फाइनेंशियल चार्ज है, राइट? विजिबल होता है, यूनिवर्सल होता है, सबके पास होता है. आई कैन हैव अ सिंगल टैरिफ रेट, कंट्रीज हैव अ टैरिफ शेड्यूल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैरिफ्स इन दिस यूनिट. यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो जी, फर्स्ट आपके पास आ गया, हम पढ़ रहे हैं इंपोर्ट टैरिफ. सबसे पहला आपके पास आया, सबसे पहला कौन सा टैरिफ है? स्पेसिफिक टैरिफ. अगर आपको टैक्स याद हो तो सबसे पहला टैक्स हमारे पास कौन सा होता है विद द नेम स्पेसिफिक? हमने पढ़ा है वो टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स. किसके ऊपर लगता है वो? स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर. कि कोई भी चीज अगर मैं खरीद रही हूं, एम आई गोइंग टू बाय इन किलोज, वेट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते थे? स्पेसिफिक टैक्स. ओके, अब यहाँ पे मेरे पास क्या वर्ड है? स्पेसिफिक टैरिफ. स्पेसिफिक टैरिफ इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट और अकाउंटिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द कमोडिटी एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड. डेफिनेशन सेम है, बट यहाँ पे टैक्स की बजाय वर्ड क्या आ गया? टैरिफ आ गया. स्पेसिफिक टैक्स क्या है? अगर मैं स्टील खरीद रही हूं तो वो पर वेट होगा. अगर मैं गोल्ड खरीद रही हूं तो वो पर कैरेट, कैरेट तो है ये, वो भी वेट है कि कितना उसका ग्राम्स है या वो है. ठीक है. अगर मैं कोई और चीज खरीद रही हूँ तो उसका कितना यूनिट्स में खरीद रही हूँ. तो यहाँ पे भी आपके पास स्पेसिफिक टैरिफ्स क्या है? पर यूनिट है या पर वेट है, the things which are going to be exported or imported. So please keep in mind now the examples of tariff test is what? That is charge on an imported bicycle. One bicycle per unit. It is not by one, per weight. बाइसाइकिल के ऊपर टैक्स कैसे लगता है? टैरिफ कैसे लगता है? पर यूनिट कि आपने कितने साइकिल्स को इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है. So it is the disadvantage क्या है इसका? That it is an instrument for the protection of domestic producers and that its protective value varies inversely with the price of the import. यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ. The disadvantage of specific tariff क्या कह रहा है? कि as an instrument, पहले बात क्या याद रखनी है? कि it is not a free trade, it is a protectionism. Okay? Is that its protective value varies inversely. कि उसकी प्रोटेक्टिव वैल्यू, टैरिफ क्या है? आपको प्रोटेक्शन दे रहा है. किसी के पास मैं ज्यादा लगा रही हूँ, किसी के पास मैं कम लगा रही हूँ, तो इसकी जो प्रोटेक्टिव वैल्यू है इट वेरीज इनवर्सली. किसके साथ? विद द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट. ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो स्पेसिफिक टैरिफ में आपका टैरिफ है, आई कैन सी व्हाट आर यू डूइंग. You are more interested in what he is doing, or you are more interested to listen me? तो जो स्पेसिफिक टैरिफ है उसमें डिसएडवांटेज क्या है? कि जो प्रोटेक्शन दी जा रही है, किसको प्रोटेक्शन दी जा रही है? आपके इंपोर्ट को या आपके एक्सपोर्ट को? वो वेरी करता है इनवर्सली. किसके साथ? इंपोर्ट के साथ, विद द प्राइस ऑफ योर इंपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या बोला? इफ द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड साइकिल इज, मान लो 5000 है, आपके पास कितना है? 5000, और उसके पास टैरिफ कितना है? 20% है. इस 5% के ऊपर 20% टैक्स लग गया. ठीक है. अब एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? प्राइस ऑफ साइकिल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज कितनी होगी? 10,000 होगी. बट आपका जो टैरिफ है वो कितना रहा? 10%.
मतलब 5% के ऊपर अगर 20% था तो 10% के ऊपर कितना हो गया, 10,000 के ऊपर 10% हो गया ना. द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट, since the calculation of these duties does not involve the value of the merchandise, custom valuation is not applicable in this case. 5,000 के ऊपर 20% था, 10,000 के ऊपर ईच कितना हो गया, वो 10% हो गया. तो उसने आपकी जो वैल्यू राइज की है ड्यू टू इन्फ्लेशन उसको कंसीडर नहीं किया. दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ. एम आई क्लियर? आपने याद क्या रखना है, एग्जाम्पल ऑफ बाइसाइकिल. आपने याद क्या रखना है कि स्पेसिफिक टैरिफ इज अ प्रोटेक्शन टैरिफ, जिसमें आपके पास एक यूनिट के ऊपर टैरिफ लगता है और इसमें आपके पास प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप. ये 4 चीजें आपको याद रखना. आर दे क्लियर? अब इसके साथ ऑपोजिट क्या आ गया, आप ही की बुक का क्वेश्चन +2 में भी आपने पढ़ा था, वैल्यू एडिशन. टैक्स या तो स्पेसिफिक होता है या क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है. सेम चीज यहाँ पे है कि आपका टैरिफ जो है या तो वो स्पेसिफिक हो गया या वो क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया. दैट इज टू बी टेकन एज एन एड वैलोरम. एड वैलोरम क्या है कि जो हर एक स्टेज के ऊपर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा. When the duty is levied as a fixed percentage on the value of the traded commodity. स्पेसिफिक किसके ऊपर था, पर यूनिट या पर वेट के हिसाब से. एड वैलोरम क्या है, फिक्स परसेंटेज आपकी. तो एज एन एड वैलोरम टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन द कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड गुड. मतलब ये आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है, दैट इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, राइट. फॉर एग्जांपल a 20% is imposed on any bicycle generates 1,000 payment on each imported bicycle priced at 5,000 in the world market. और अगर आपके प्राइस राइज करके 10,000 में तो वो कितना चार्ज करेगा, 2,000. आपकी जो कंट्रीब्यूशन है टू द प्राइस वो आपकी फिक्स्ड है कि आपने 10% देना ही देना है. अगर वो 5,000 है तो उसका 10% दोगे, अगर वो 10,000 है तो उसका 5% दोगे. ओके तो अगर वहां पे वो इनवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे डेलिबरेटली मैं क्या कर रही हूँ, अंडर वैल्यू कर रही हूँ द गुड्स प्राइसेस ऑन द इनवॉइस. दोनों में से स्पेसिफिक और एड वैलोरम में से द मोस्ट प्रैक्टिकल और यूज वाला जो मेथड है वर्ल्ड वाइड वो कौन सा है जी, दैट इज अ एड वैलोरम. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी जो अभी हमने की है, स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम. एम आई क्लियर? दोनों में से यूज कौन सा है ज्यादा प्रैक्टिकली, दैट इज अ एड वैलोरम. नेक्स्ट आ गया बेटा आपका अदर टाइप ऑफ टैक्सेस टैरिफ. सबसे पहला आया मिक्स्ड टैरिफ. are imposed or expressed either in the value of the imported goods, that is an ad valorem rate, or on the basis of the unit of the imported good. Mix आ गया ना, मतलब it is a mixture of what, specific and ad valorem. डिपेंड किसके ऊपर करता है, विच जनरेट, क्योंकि आपका टैरिफ का पर्पस क्या है, इनकम को, टैक्स का पर्पस क्या होता है, इनकम को जनरेट करना. टैरिफ का पर्पस क्या है, इनकम को जनरेट करना. टैक्स का पर्पस क्या है, किसी चीज की प्रोडक्शन या कंजम्पशन को इनकरेज करना या किसी चीज की प्रोडक्शन या कंजम्पशन को डिस्करेज करना. तो यहाँ पे भी टैरिफ का भी सेम पर्पस है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने किसी गुड के ऊपर स्पेसिफिक लगाना है या आपने किसी गुड के ऊपर एड वैलोरम लगाना है. डिपेंड्स कि कौन सा सिस्टम आपको ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी ऑन कॉटन 5% एड वैलोरम और 3,000 पर टन विच एवर इज द हायर. अगर मैंने बोला 5% तो ये क्या हो गया, विच टाइप ऑफ टैक्स इज दिस, एड वैलोरम. और अगर मैं कह रही हूँ 3,000 पर टन, स्पेसिफिक. जहां पे यूनिट आ गया ना वो स्पेसिफिक है, जहां पे परसेंटेज आ गई वो एड वैलोरम. ओके जी. अब उसके बाद आ गया आपके पास
कंपाउंड टैरिफ और अ कंपाउंड ड्यूटी। पहले वाला मिक्स में क्या था, आइदर आई एम गोइंग टू हैव अ स्पेसिफिक और अ एड वैल्यूम। कंपाउंड मतलब टुगेदर, दैट इट इज बेस्ड अपॉन बोथ, कि मेरे पास एड वैल्यूम है एंड अ स्पेसिफिक टैरिफ। Tariff is calculated on the basis of the value of imported goods and the unit of the measure of imported goods। मतलब जो मैं टैरिफ काउंट कर रही हूँ, मैं दोनों को कंसीडर कर रही हूँ कि उसका एड वैल्यूम क्या है और उसका यूनिट क्या है, राइट। इट इज जनरली कैटेड अप बाय इट स्पेसिफिक ड्यूटी टू एन एड वैल्यूम। सो प्लीज देखो इसमें इंपोर्ट विद द क्वांटिटी इक्वेशन को देखो, आपके पास इंपोर्ट विद द क्वांटिटी Q एंड प्राइस P, अ कंपाउंड टैरिफ टैक्स कलेक्ट्स अ रेवेन्यू इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या हो गया आपका CSQ, क्या हो गया स्पेसिफिक, ऐसा आ गया ना स्पेसिफिक, प्लस आपके पास क्या आ गया एड वैल्यूम PQ, मतलब आपने अपनी परसेंटेज का देना है वो आपका, तो ये TSQ प्लस T0 PQ, ये जो है ये स्पेसिफिक है और ये क्या है, दैट इज एन एड वैल्यूम। ड्यूटी ऑन चीज इज 5%, ये 5% क्या है एड वैल्यूम, प्लस 100% पर किलोग्राम, ये क्या चीज है स्पेसिफिक। You can be tested on this thing, कि out of this which one is an ad valorem and which one is a specific। जहां पे पर वर्ड आ गया वो स्पेसिफिक है, जहां पे परसेंटेज आ गई वो एड। नेक्स्ट आपके पास आया टेक्निकल और अदर बैरियर्स। These are calculated on the basis of specific contents on the import duty। मतलब अगर आप चाइना से लिथियम को कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, कल हमने देखा था ना इंपोर्टर, कि अगर आप किसमें था ये चीज, कि अगर आपके पास लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल इंटेंसिव सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करेगी। कौन सी थ्योरी थी ये, ब्रूगमैन थी ये, ओहिलिन थ्योरी थी ये, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी थी ये, ठीक है ना। तो उसमें क्या चीज था कि हम लिथियम को इंपोर्ट कर रहे हैं और कार का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे चाइना ने लिथियम को करना है, ठीक है ना, तो उसमें ये टेक्निकल टैरिफ, तो उसके बेस के ऊपर मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगी टैरिफ लगाऊंगी। इंडिया को लिथियम चाहिए, लिथियम क्या है एक रॉ मटेरियल है, किसके लिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। सो कौन सी आइटम का मैं इंपोर्ट कर रही हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट इट इज गोइंग टू बी कैसे, देखो 3000 ऑन ईच सोलर पैनल प्लस 50 रुपीज पर केजी ऑन द बैक। तो यहाँ पे भी देखो 3000 ऑन ईच सोलर पैनल, ये क्या हो गया एड वैल्यूम हो गया, एंड 50 रुपीज पर केजी ऑन द बैटरी, ये स्पेसिफिक टेक्निकल रेट है ये आपका, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास टैरिफ रेट्स कोटास, TRQ। प्लीज आपने शॉर्ट फॉर्म्स भी इसमें याद करके रखनी है। TRQ क्या है, टैरिफ रेट कोटास। कंबाइन टू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से, इट कोटास प्लस टैरिफ्स। टैरिफ रेट कोटास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कौन कौन से, टैरिफ क्या होते हैं टैक्स, कोटा क्या होते हैं लिमिट्स रिजर्वेशन, कि मैंने आपका कोटा फिक्स कर दिया। Imports entering under specified quota portion are usually subject to lower, sometimes zero tariff rate, and imports have a quantitative threshold of the quota phase, such as a higher tariff. Specified quota portion मतलब कि these things are must for my country, मेरी कंट्री के सर्वाइवल के लिए इसको एक स्पेसिफिक मैंने कोटा रिजर्वेशन के अंडर रखा है, तो ये चीज जरूरी है। तो उसके ऊपर आपका जो टैरिफ है वो मिनिमम होगा, और इट डिपेंड्स कि वो जीरो भी हो सकता है, किसके ऊपर स्पेसिफाइड कोटा को।
अब कंट्री टू कंट्री है, मेरी कंट्री के लिए कौन सी ऐसी गुड है जो बहुत जरूरी है और वो मेरी कंट्री के पास है नहीं है, मैंने उसका इंपोर्ट ही करवाना है। स्पेसिफाइड कोटा है मेरा कि 40% ऑयल मैंने रशिया से लेना ही लेना है। अब ये तो एक कोटा अलग हो गया, ठीक है, बट कहाँ पे आपकी एट पर द नीड, इट डिपेंड्स अगेन कि आप दोनों कंट्री की आपस में डील क्या हुई हुई है। बट अगर आपके पास स्पेसिफिक कोटा पोर्शन है तो उसके ऊपर आपका जो टैरिफ है इट कैन बी मिनिमम और इन अ वेरी रेयर केसेस इट कैन बी रिड्यूस टू जीरो। बट अगर वो चीज आपके पास कोटा में नहीं है, एक क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है, मतलब आपके पास 10% कोटा था, आपने उसके आगे कर लिया, या 10% आपका फिक्सअप नहीं था, कोई भी केस हो सकता है, तो आपके पास वहां पे जो टैरिफ है वो क्या हो जाएगा, हाई। कोटा क्या होता है, फिक्सेशन। मैंने 10% पोर्शन आपका फिक्स कर दिया कि मैंने 10% आपको सीट्स देनी देनी है। जैसे आप मेडिकल में जाते हो, है ना, 10% एनआरआई सीट्स हैं ही है, तो अगर वो एनआरआई कोटा में आता है तब तो आपका टैरिफ जो है वो मिनिमम लगेगा। बट अगर आपने वो एनआरआई कोटा में सीट नहीं ली तो आपको टैरिफ ज्यादा पड़ेगा। इफ यू फॉल इन कोटा, low price. If you don't fall in quota, then you have to pay the high tariff. क्लियर है ये? अभी तक के हमने कितने टैरिफ्स कर लिए जी? स्पेसिफिक किसके ऊपर होता है, पर यूनिट। नेक्स्ट, एडवेलर में क्या होता है, परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज होती है आपकी। उसके बाद मिक्स्ड इज आइदर specific or adverbal. Then compound, both it is going to be a specific and adverb. Then technical, it depends upon कि मैं technical कुछ वो कर रही हूँ। And last but not the least is tariff rate quota. मतलब it is a combination of tariffs and quota. Quota is a favor given to you. आपका राइट, आपकी रिजर्वेशन उसमें की गई है, आपको टोटल इंपोर्ट में कुछ पोर्शन आपका रिजर्व किया गया है, तो इट इज अ फेवर। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MFN। और अगर आप आज की डेट में भी न्यूज पढ़ोगे ना, द मोस्ट पॉपुलर वर्ड विद द न्यूज़पेपर इज MFN। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MFN? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपका ये है, what do we have in this? Most favored nation tariff refers to import tariffs which countries promise to impose on imports from the other members of the WTO unless the country is a part of preferential trade agreement, PFA. What is a PFA or PTA? PTA. What is the full form of PTA? Preferential trade agreement. पहले इसका मतलब समझो। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ्स, इंपोर्ट टैरिफ से जो एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर लगा रही है, कौन सी अदर कंट्री है? दे आर द मेंबर्स ऑफ द WTO, not to any other country. But what is that other country? Members of the WTO. Unless the country is a part of, country किसका? एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट का नाम क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सच एज फ्री ट्रेड और अ कस्टम यूनियन। अब लास्ट लाइन देखो, इन प्रैक्टिस MFN rates are the highest that WTO members charge each other। मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक दूसरे के साथ चार्ज करते हैं। सब कंट्रीज इम्पोज हायर टैरिफ्स ऑन द कंट्रीज दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ WTO। आप तो क्लास नहीं लगा रहे थे। MFN, सबसे पहली बात कि MFN किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल है? WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टैरिफ इंपोज कर रहा है किसके ऊपर? वन मेंबर टू द अदर मेंबर, ठीक है। अनलेस द कंट्री, अगर वो कंट्री आपकी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में नहीं आती, ठीक है। WTO को तो होना ही जरूरी है, बट उसके साथ क्या है? PTA,
unless I am not in that agreement. Okay, अब इसके बाद क्या है कि MFN जो रेट्स है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या हुआ कि वी ऑल बिलोंग टू वन कंट्री, हम WTO की फैमिली को बिलोंग करते हैं. So they are going to restrict by imposing higher tariffs to each. उन्होंने क्या बोला है? MFN rates are the highest that WTO members charge each other. मतलब एक कंट्री अपनी दूसरी कंट्री से चार्ज करता है, बट कुछ कंट्रीज WTO का अगर मेंबर भी नहीं है उनसे भी दे कैन चार्ज द हायर टैक्स. ओके, मतलब आपके पास कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि अगर आप WTO के मेंबर्स हो तो आई एम गोइंग टू चार्ज लेस टैरिफ. नो, वी आर गोइंग टू चार्ज high tariffs from you until and unless you are not into a PTA. अगर आप प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस, कि मैंने आपको कोई प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ. अगर मैंने आपको ऐसा कोई ट्रेड एग्रीमेंट दिया हुआ है तो आपका टैरिफ जो होगा वो अलग होगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. इसके बारे में अभी आगे और डिस्कशन आएगी, बट इतनी बात समझ में आई कि MFN is related with the WTO and they are going to charge high tariffs on imports from each other. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई बेटा? यस मैम. यस मैम. उसके बाद क्या है? वेरिएबल टैरिफ. A duty typically fixed to bring the price of an imported tariff come up to the level of domestic export price of the commodity. A duty typically fixed to bring the price of the commodity up to the level. जो मेरी कंट्री का प्राइस है और जो मेरा इंपोर्टेड प्राइस है, दे आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम. वो उस टैरिफ को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल टैरिफ बोलते हैं. जैसे हमारे पास कंट्री में MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो डोमेस्टिक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए जो इंपोर्टेड गुड है, मैं उसके ऊपर कौन सा टैरिफ लगाऊंगी? वेरिएबल टैरिफ, ताकि वो किसके एट पार आ जाए? डोमेस्टिक प्राइस. ठीक है जी. अब नेक्स्ट आ गया आपका जो अभी हमने MFN के बारे में पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था MFN में? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA. तो आपके पास ये प्रेफरेंशियल टैरिफ आ गया. नियरली very important thing, try to understand over here only. All the countries are the part of at least one preferential trade agreement. मतलब मैं किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेशन में, ज्यादा नहीं बट कम से कम एक कंट्री के साथ तो मैं जुड़ी हुई हूँ. जैसे इंडिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? रशिया के साथ जुड़ा हुआ है. पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया जुड़ा हुआ है तो वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? रशिया के साथ जुड़ा हुआ है. तो एटलीस्ट वन कंट्री, ये जरूरी नहीं कि ओनली वन कंट्री, बट मिनिमम वन कंट्री के साथ, अंडर विच दे प्रॉमिस टू गिव अनदर कंट्री प्रोडक्ट्स लोअर टैरिफ देन द MFN. यहाँ पे आपका पॉइंट वो क्लियर हो गया. MFN रेट में you are going to provide it at a higher rate, but if you are into preferential trade agreement, then your tariff is going to be less than your MFN rate. So preferential rates are less than MFN rate, but they both are the members of WTO. Okay, these agreements are reciprocal. Of course, अगर आज मैं तुम्हारी फेवर कर रही हूँ तो कल आप मेरी भी फेवर, क्योंकि प्रेफरेंस है ना ये, तो प्रेफरेंस तो हमेशा क्या होगी? गिव एंड टेक होगा. और लोअर टैरिफ इज चार्ज फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम अ कंट्री विच इज गिवन अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. मोदी जी क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि हमारी आपस में एक तरीके से जो थॉट प्रोसेस है वो आपस में मिले, हम आपस में जो क्लोज अपनी रिलेशनशिप है वो बने, so that we can support each other, right? तो अगर lower tariff is charged from the goods imported from a country which is given a preferential treatment. अब इसमें एग्जांपल्स आपको दिया, पहले ये मीनिंग समझ में आ गया? MFN और PTA का क्लियर है? अब इसके एग्जांपल समझो बेटा. Preferential duties in EU region under which a good coming from
EU country to another is charged zero tariff rate. EU क्या है? यूरोपियन यूनियन. तो वो क्या कह रहा है कि वो प्रेफरेंशियल ड्यूटीज अगर एक यूरोपियन यूनियन के अंदर ही अंदर अगर मैं क्या कर रही हूं, ट्रेड कर रही हूं, तो उसके ऊपर जीरो टैरिफ रेट है, क्योंकि वो किसके अंडर है? प्रेफरेंशियल. अनदर एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NAFTA. उसके बीच में कौन है? कनाडा है, मैक्सिको है एंड यूएसए, जहां पे प्रेफरेंशियल रेट इज जीरो ऑन एसेंशियल ऑल द प्रोडक्ट्स. जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि अगर आपका एग्रीमेंट हुआ होगा. ठीक है. कंट्री स्पेशली द एफ्लुएंट वंस आल्सो ग्रांट, प्लीज अंडरलाइन. आज की डेट में कोई एफ्लुएंट नहीं है, पहले होता था, जैसे अमेरिका होता था. ठीक है. तो अगर आपके पास एफ्लुएंट कोई कंट्री है, दे ऑल्सो, यहाँ पे वर्ड क्या था? रेसिप्रोकल था. बट इफ यू आर पोटेंशियल, आप सुपर सुपर रिच हो, आप डेवलप्ड हो, तो आप उसमें यूनिलेटरल भी कर सकते हो. ये आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, बट आप दे रहे हो. और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस विच इज करंटली प्रिवेलिंग. सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये प्रेफरेंशियल टैरिफ के पॉइंट्स हैं. MFN एंड प्रेफरेंशियल दे आर इंटररिलेटेड. एक बारी अपने मन में रिकॉल करो. इज द स्टोरी क्लियर? MFN क्या है और प्रेफरेंशियल क्या है? व्हेन आर दे गोइंग टू बी रेसिप्रोकल? व्हेन आर दे गोइंग टू बी यूनिलेटरल? और आज की डेट में हमारे पास कौन सा चल रहा है? GPS, GSP. हमने GPS बोल दिया, आप GSP बोल दो. जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस. एनी डाउट? बोलो हर्ष. आगे चलूं? आई होप इट इज क्लियर बेटा. यस मैम. नेक्स्ट आ गया आपके पास बाउंड टैरिफ. अब बाउंड क्या है? नाम से ही क्लियर है कि आपको किसी ना किसी के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बाउंड किया जा रहा है. अब WTO मेंबर bind itself with the legal commitment not to raise tariff above the certain level. हर्ष जी क्या बोला मैंने अभी? Do stand and explain me. बाउंड का मतलब क्या होता है? WTO क्या कह रहे हैं? एक, और वो कमिटमेंट क्या है? लीगल कमिटमेंट है, वो वर्बल नहीं है. सिर्फ हम लीगल लिमिट सेट करना, लीगल कमिटमेंट है कि आप सिर्फ इतने तक का टैरिफ रेज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. आपको तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो ट्रम्प, रशिया, चाइना और इंडिया, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ दिस 4 कंट्रीज, इनके ऊपर ये टैरिफ वॉर ही तो चल रही है. रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, अमेरिका टैरिफ्स को हाई कर रहा है, मतलब जो एक बाउंड टैरिफ था उसको भी क्रॉस कर रहा है, लीगल कमिटमेंट को भी क्रॉस कर रहा है वो. ठीक है. तो ये सारी इस टाइम के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड जो चल रहा है वो, और तो कोई लड़ाई हम लड़ नहीं सकते, तो हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? टैरिफ वॉर कर रहे हैं, ट्रेडिंग के ऊपर, ताकि हम आपकी फॉरेन करेंसी को, आपके कंट्री के ट्रेजरी को नुकसान पहुंचा सके थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. तो बाउंड टैरिफ में क्या है? आप लीगली बाइंडेड हो कि आप इस चीज के ऊपर सिर्फ 10% टैरिफ लगा सकते हो, उससे ज्यादा आप टैरिफ नहीं लगा सकते. By binding the tariff rate often during negotiations, the members agree to limit their right to set tariff levels beyond a certain level. Depends upon negotiation. The bound rates are specific to individual products and represent the maximum level of import duty that can be levied on the product imported by that member. एक बार ये आपका बाउंड फिक्स अप हो गया, आई कैन रेज ओनली आफ्टर नेगोशिएशन. हाँ जी. Which type of tariff ensures transparency and predictability? That is a bound tariff. 2 types of tariff ensures transparency and predictability. One is a fixed tariff. Second is a bound tariff. Bound tariff में क्या है? एक और वो कमिटमेंट क्या है? लीगल कमिटमेंट.
प्रिंसिपल मेरिट्स या डिसएडवांटेज कुछ भी है उसको अपने दिमाग में रखना ही रखना है आप। गॉट इट। नेक्स्ट आ गया जी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टैरिफ, अप्लाइड टैरिफ इज द ड्यूटी विच इज एक्चुअली, अप्लाइड का मतलब क्या है, एक्चुअली चार्ज ऑन इंपोर्ट्स ऑफ किसके ऊपर, एमएफएन के ऊपर। A WTO member can have applied tariffs for the product that differs from the bound tariff of the product as long as the applied level is not higher than the bound. Applied. I have done that. I have executed that. किसके ऊपर है ये? As per the basis जो मेरे पास most world nations ने दिया, favorite nations ने। तो जब तक वो बाउंड टैरिफ से ज्यादा नहीं हो जाता, वो अपनी तरफ से जो भी टैरिफ है वो अप्लाई कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड टैरिफ। बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड बाउंड टैरिफ। ओके, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट वन। लोकेश, अभी तक हमने कितने टैरिफ्स लर्न कर लिए? डू स्टैंड, समटाइम दिस एक्सरसाइज इज गुड। Do stand without looking at the book. Yes, I'm counting now. Mixed tariff. Let him speak. I said no seeing from the book. What is TF? Tariff quota. Okay, मैंने मान लिया एक ये TFQ. हाँ चलो, टैरिफ कोटा 2, बाउंड टैरिफ 3। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था हमने? स्पेसिफिक। अब इसके बाद बेटा लेट्स कंटिन्यू। सिर्फ आपके पास नेक्स्ट कौन सा आया? अब वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला कि आपको इनके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। एक तो पक्का क्वेश्चन है ही है, 10 नंबर का अगर आपका ये यूनिट है, कोई भी यूनिट है, तो एक एक क्वेश्चन तो हर यूनिट में से लेके चलो ना। चैप्टर मतलब 10 नंबर का अगर चैप्टर है, एस्केलेटेड, एस्केलेट करना क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज होना। रेफर्स टू द सिस्टम wherein the nominal tariff rates on import of manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on intermediate goods and raw materials. I am reading again because escalate हुआ है यहाँ पे। वो क्या कह रहे हैं? नॉमिनल टैरिफ रेट्स, नॉमिनल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? करंट। करंट टैरिफ रेट्स ऑन इंपोर्ट ऑफ किसके? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मतलब जो करंट टैरिफ है ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड, दे आर द हायर। किससे हायर है? रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट इनपुट्स। दैट इज द टैरिफ ऑन प्रोडक्ट इंक्रीजेस एज द प्रोडक्ट मूव्स थ्रू द वैल्यू एडेड चेन। जैसे जैसे मैंने व्हीट से व्हीट फ्लोर बनाया, व्हीट फ्लोर से ब्रेड बनाई, ब्रेड से पिज्जा बनाया, मेरा जो टैक्स है, टैरिफ है, वो क्या होता जा रहा है? एस्केलेट होता जा रहा है, मेरा बढ़ता जा रहा है। हर स्टेज के ऊपर जहां जहां पे मैंने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन किया, आपका टैरिफ क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल 4%, आपके पास एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा एंड दे विल आस्क यू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ टैरिफ इज दिस। For example, a 4% tariff on the iron ore or on iron ingots and a 12% tariff on a steel pipes. Steel pipes किससे बनती हैं? आयरन से बनती हैं। तो आयरन के ऊपर तो, लोहे के ऊपर तो मेरा 4% था, उससे मैंने स्टील पाइप्स बना दी, मेरा टैरिफ एस्केलेट हो गया और वो कितना हो गया? 12%. So this type is a discriminationary. It varies. Right? It protects manufacturing industries in imported countries and dampens the effect of developing manufacturing industries of exporting countries. So ये discriminatory होता है। ओके जी, मतलब नेचुरली वो क्या कह रहे हैं
कि एट प्रोटेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो इंपोर्टेड कंट्रीज हैं उनके ऊपर वो मैन्युफैक्चरर्स को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एंड डैम्पन्स द इम्पैक्ट अटेम्प्ट ऑफ अ डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. हर स्टेज के ऊपर आपका टैरिफ चेंज हो रहा है, तो जो इंपोर्टेड है और जो एक्सपोर्टेड है उसमें अलग अलग हो गया. इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम. तो उसकी वजह से दे आर सेइंग कि आई एम गोइंग टू गिव अ रेफरेंस कि ये जो मैं टैरिफ लगा रही हूँ, इज इट मेंट फॉर अ डेवलप्ड कंट्री और इज इट मेंट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री. ओके, डेवलप्ड कंट्री में ये फिर भी चल जाएगा बट डेवलपिंग में नहीं चलेगा. मीनिंग हैज टू बी क्लियर. मीनिंग क्लियर है. उसके बाद आ गया जी प्रोहिबिटेड टैरिफ. नो इंपोर्ट्स कैन एंटर. प्रोहिबिटेड क्या होता है, पूरा रोकना. प्रोहिबिटेड है is the one that set so high that no import can enter. This is a prohibited area, right? Then there comes a import subsidies. Are exist in some countries is simply a payment per unit or percent of the importation of the value. Please underline कि import subsidy क्या है, negative import tariff है. A very important line, क्योंकि सब्सिडी दे रहे हैं ना, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, टैरिफ तो लगाया नहीं. So that is why what it is called as negative import tariff. Keep in mind this thing. Next आ गया tariff as response to the trade distortions. Trade distortions, आपने नियम तोड़ दिए. ट्रेडिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो उसके बिहाफ के ऊपर मैंने आपको टैक्स लगाया. जैसे ट्रंप ने धमकी दी थी इंडिया को कि अगर इंडिया ने रशिया के साथ अपना ब्रेकअप नहीं किया फॉर ट्रेडिंग ऑफ इंपोर्ट, तो यू आर गोइंग टू हैव 40% ऑफ अ टैरिफ, राइट. तो ये क्या है, टैरिफ इन रिस्पॉन्स टू द डिस्टॉर्शन. ये आपके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था, आपने उस एग्रीमेंट को कायम नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो उसके लिए अब आपको इतना टैरिफ देना पड़ेगा. मतलब 10 रुपए फाइन लगा था, बट आपने कहना नहीं माना, तो वो 20 रुपए हो गया आपका. Sometimes countries engaged in unfair foreign trade practices, which are trade distorting in nature and adverse to the interest of the domestic firms. मतलब वो क्या करते हैं, आपकी exploitation करते हैं. These policies are often, please underline the word, triggered price mechanism. वो क्या करते हैं, क्योंकि ज्यादा लग गया ना आपका रूटीन से हटके, तो ये प्राइस को ट्रिगर मतलब एकदम से जंप ले आते हैं उसमें. तो इसको हम पॉलिसीज की क्या बोलते हैं, हम इन पॉलिसीज को ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म, राइट. और ये किस रेफरेंस में होता है, डंपिंग एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज. अभी अगला पॉइंट आपका डंपिंग ही है. डंपिंग हमने किस में पढ़ा था, कहां पे डंपिंग होता है जी, हाँ जी. डंपिंग क्या होता है, कहां पे पढ़ा था ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मोनोपोली में पढ़ा था, डिग्रीज, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भूल जाते हो. क्या फायदा होता है फिर पढ़ने का. कम टू द पॉइंट, एंटी डंपिंग ड्यूटीज. पहली लाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन. एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है that a domestic government imposed on a foreign imports that it believes are the prices below fair market value. क्योंकि डंपिंग क्या होता है,
selling of a price lower than the domestic price. In other country, we are going to sell the product at a price lower than your domestic price. मतलब आपके पास वो चीज 10 रुपीज की बिक रही है, बट आप किसी और पड़ोसी देश में जाके 8 रुपए की बेचते हो. What is this? This is a dumping. हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी कंट्री का जो स्क्रैप है, जो डस्टबिन है, डंपिंग ग्राउंड क्या होता है? वही होता है ना. हम हमारी कंट्री में वो चीज नहीं चाहिए, बट हमें अपना स्टॉक तो क्लियर करना है, तो हम दूसरी कंट्री में जाके बेच देते हैं, और दूसरी कंट्री वाले बड़े खुश होके लेते हैं, जी ये तो इंपोर्टेड गुड्स हैं, राइट. तो इसमें क्या होता है कि जो कंट्री डंपिंग करती है, डंप का मतलब कूड़ा फेंकना, ठीक है, वो जिस कंट्री के साथ कर रही है उसको वो एक्सप्लॉइट कर रही है. डंपिंग इज इलीगल बिकॉज इट लीड्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंट्री. और तभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज है. Anti-dumping duty is a protectionist tariff that the domestic government imposes on foreign imports that it believes are the prices are below than the fair. Dumping occurs कब होती है ये? Manufacturers sell goods in the foreign country below the sale price in their own domestic price, okay, or below their average cost. It may be persistent, it may be seasonal, it may be cyclical. आपकी dumping seasonal भी हो सकती है, राइट. सीजनल मतलब कि अभी 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 किसका सीजन है? सर्दियों का सीजन है. तो सर्दियों में क्या चाहिए आपको? हीटर चाहिए, ठीक है. तो उसका क्या होगा फिर? डिपेंड करता है कि ऑफ सीजन हो गया कि कैसे है. आपके पास साइक्लिकल है, साइक्लिकल मतलब रोटेशन वाइज हो सकता है. इट मे बी रिस्टोर्टेड टू द प्रीडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिस टू ड्राइव आउट स्टेप. यार एक तो मैं रीडिंग नहीं कर सकती, मैं फबल कर जाती हूँ उसमें. रीड, अपने आप रीड करो, क्योंकि मेरे को अपना लेक्चर उसमें देना आता है. मैं रीड करती हूँ तो खंबल नहीं बुद्धू. डंपिंग क्या है? इट एस्टेब्लिशेस फर्स्ट ऑफ ऑल अ मोनोपोली पोजीशन एंड इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है. डंपिंग क्या करता है? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को सस्ता दे दूंगा, उसको तो मैंने सबक सिखाना है, तो उसको मैं ज्यादा प्राइस दूं, राइट. Exporters deliberately forego money in order to harm the domestic producers of the importing country. वो जानबूझ के अपने प्रॉफिट को या अपने मनी को सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक कंट्री के, जो इंपोर्टेड कंट्री है, उनके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको वो क्या करना चाहते हैं? नुकसान देना चाहते हैं. इज अनफेयर है, देयरफॉर डंपिंग इज फाउंड. एंटी डंपिंग मेजर्स पढ़ लो बेटा इसको. When dumping is favorable, जब आपके पास डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज सीरियसली इंजर्ड बाय अ इंपोर्ट कंपटीशन, जैसे इंडिया का हुआ था 2017 में. ऑनलाइन एम आई क्लियर बेटा? अनमोल, रुपिंदर, हिमानी? यस मैम. यस मैम. अब आगे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सारे बीच बीच वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी. नेक्स्ट आपके पास आ गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी. वेरी इंपॉर्टेंट. MFN, एस्केलेटेड, प्रेफरेंशियल, एंटी डंपिंग, these are the most important tariffs जो आपको कंसीडर करने ही करने, राइट. और उसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपके पास टाइप है, दैट इज अ काउंटर वेलिंग टैरिफ्स. आर द टैरिफ्स काउंटर वेलिंग. जहां पे वर्ड काउंटर आ गया ना, मतलब मैं किसी को काट रही हूं, ठीक है. काउंटर वेलिंग ड्यूटीज मतलब कोई चीज अपनी लिमिट क्रॉस कर गई थी और अब मैं क्या कर रही हूँ? उसको काट रही हूँ, उसको तोड़ रही हूँ बीच में. तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इसका मीनिंग देखते हैं. आर द टैरिफ्स दैट एम्स टू ऑफसेट आर्टिफिशियली लो प्राइसेस चार्ज बाय एक्सपोर्टर्स who enjoy export subsidies and tax concessions offered by the government in their home country.
मतलब एक तरीके से हमने वो टैरिफ्स लगाए किनके ऊपर, वो प्राइसेस के ऊपर जिनके पास एक फेवर थी, और वो फेवर क्या थे कि उनको टैक्स कंसेशन दिए जा रहे थे और उनको क्या दी जा रही थी, एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जा रही थी। If a foreign country does not have a comparative advantage in a particular good and the governments, आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता कब है, if there is a comparative advantage. So if a foreign country does not have a comparative advantage in the particular good and the government subsidy allows the foreign firm to be an exporter of that product, आपके पास comparative advantage नहीं है, आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज क्या नहीं है, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। तो जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो फॉरेन फर्म को क्या कर रही है, परमिशन दे रही है टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो। देन द सब्सिडी जनरेट्स अ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द फ्री ट्रेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंपोर्ट नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट मतलब मैं भेज रही हूँ प्रोडक्ट को, तो ये एक सिस्टम का तोड़ना हुआ, यहाँ पे डिस्टॉर्शन हुई आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। और इसी सिस्टम को तोड़ने के लिए, इसी सिस्टम को ऑफसेट जो हो गया था उसको रूट पे लाने के लिए हमने क्या सिस्टम शुरू किया, सीवीडी। व्हाट इज सीवीडी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। व्हाट इज सीवीडी? इज चार्ज्ड in an importing country to negate the advantage that exporter get from subsidy. एक्सपोर्टर को किससे मिल रहा है, सब्सिडी से मिल रहा है। निगेट मतलब न्यूट्रलाइज, उसको सब्सिडाइज करने के लिए। तो टू इंश्योर कि एवरीवन इज गोइंग टू हैव अ फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग ऑफ द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, और उसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। For example, in 2016, to protect its domestic industry, India imposes 12.5 countervailing duty on gold jewelry imports from ASEAN. ASEAN क्या है? Another group है आपके। काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या है कि जो एक्सपोर्टर कंट्री को टैक्स कंसेशन या एक्सपोर्ट सब्सिडी से बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को काउंटर करने के लिए आपको इंपोर्टर कंट्री के पास सीवीडी की फैसिलिटी दी जाती है। ओके, ऑल द टैरिफ्स आर क्लियर here? Online students, have you got the clarity? How many of you were able to learn 80% of them? Why not? I'm not talking about 100%. Online students, आपने किसी ने हैंड नहीं रेज किया? कोई 100% वाला है? आपने सबके बिहाफ के ऊपर बोल दिया। हंड्रेड वाला क्यों नहीं है यहाँ पे कोई? अक्षर, अच्छा सिमरन कह रही है यस, ओके जी। अब आपके पास क्या है बेटा, हमने टैरिफ्स को पढ़ लिया। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ना है, नॉन टैरिफ्स, राइट। बट अब टैरिफ्स के इफेक्ट्स क्या हैं आपके? आपने देखा कि टैरिफ्स अगर लगाए जा रहे थे तो क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है ना। किसके ऊपर लगा रहे हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट, बोथ एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड इंपोर्टेड कंट्री। सो इट क्रिएट्स एन ऑब्स्टिकल टू क्रिएट, किस तरीके का ऑब्स्टिकल, मतलब प्रॉब्लम टू ट्रेड and decrease the volume of import and export and international trade. और ये चीज आपकी बहुत ही बुरी हो जाती है अगर आपकी इंपोर्टेड कंट्री जो है वो टैरिफ इंपोज करे उसके ऊपर। तो इट इज अ नॉट अ वेलकमिंग थिंग। टैक्स इज नेवर एवर बीन टेकन एज अ गुड थिंग, इट इज अ बर्डन। सो द सेम थिंग, टैरिफ इज ऑल्सो टेकन एज अ बर्डन। सेकेंड पॉइंट किसका? The prospect of market access of the exporting countries is worsened, मतलब वो बहुत बुरा हो जाता है तब जब imported countries जो है वो टैरिफ लगा देते। worst worsen, worst का मतलब बुरा होना, worst होता है वो, yes।
by making by making imported goods more expensive, tariff discourage domestic consumers from consuming imported foreign goods. They suffer a loss in consumer surplus. Right? Third, tariff क्या करता है? It encourages consumption and production of the domestically produced import substitute and thus protect domestic industries. Vocal for local. Producers in the importing country experience an increase in the well-being as a result of the imposition of the tariff. The price उनके increase हो जाते हैं तो उसकी वजह से उनको फायदा होता है. The price increase जो होता है induces an increase in the output also करता है. Addition of the new firms to enter and take an advantage of new high profits. तो उसकी वजह से employment, production ये सब कुछ increase होगा. Tariffs creates trade distortions by discouraging comparative advantage and prevent countries from enjoying gains from the trade arising. क्योंकि हमने क्यों देखा था इंटरनेशनल ट्रेड का की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज तो होगा, बट कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए बेटा मेरे को क्या करना है? गेन्स फ्रॉम ट्रेड. व्हाट गेन? वो तो इंटरनेशनल ट्रेड होना तब पॉसिबल है ना, बट कंपैरेटिव एडवांटेज किसके ऊपर बेस करता है? कल हमने देखा था ना कि वो 3 kg स्टील है और वो 2.5 kg स्टील है, तो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से क्या हो रहा था? गेन हो रहा था. तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास टर्म्स ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड है या प्रोटेक्शनिज्म है. क्या है? तो ट्रेडिंग का फायदा ही तभी है अगर आपके पास कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आएगी. राइट? तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या चीज है? टैरिफ डिस्करेजेस एफिशिएंट प्रोडक्शन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकरेज इनएफिशिएंट प्रोडक्शन इन द होम कंट्री. क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा मैंने इंपोर्ट करवा लेना है, तो मैं अपनी कंट्री को एक्सप्लॉइट ही नहीं करती और हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम हो जानी है. और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी क्या कह रहे हैं? बी वोकल फॉर लोकल, ताकि तुम्हारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और तुम्हारा एक्सपोर्ट प्रमोशन. Tariff increases government revenues of the imported country by the value of the total tariff charge. क्यों ट्रंप जी टैरिफ ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी अमेरिकन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है. टैरिफ जैसे टैक्स इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कंट्री की गवर्नमेंट है, टैरिफ इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द इंपोर्टेड कंट्री. ठीक है, जो कंट्री इंपोर्ट करेगी या जो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, जिसको मिलेगा. ठीक है ना? टैरिफ किसको मिलेगा? increases the government revenues of the importing country by the value of the total tariff it charges. ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि रशिया से मत लो, मेरे से लो, ताकि वो इस चीज का इंपोर्ट. ट्रंप जी क्यों सारा टाइम पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे को गल्फ कंट्रीज अपने अंदर लेके आनी है? क्यों वो यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं? राइट? क्योंकि अमेरिका के पास सब कुछ है. अगर अमेरिका के पास किसी चीज की कमी है तो वो किस चीज की कमी है? ऑयल की कमी. आपने क्या बोला था? ऑयल रिजर्व्स की. एंड दैट इज व्हाई दे आर आफ्टर दिस ऑल गल्फ कंट्रीज, उनके ऊपर वो अपना कंट्रोल करना चाहते हैं. ट्रेड लिबरलाइजेशन इन रिसेंट डेकेड्स either through the government policy or through negotiating reduction, WTO, regional or bilateral, has diminished the importance of tariff as a tool of protection. क्योंकि अब हमारे पास इतनी ज्यादा पॉलिसीज हो गई हैं, इतने ज्यादा एग्रीमेंट्स हो गए हैं, इतना फ्री ट्रेड हो गया है, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया है, तो ये टैरिफ्स क्या होते हैं, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, ये अपने आप में अपनी इंपॉर्टेंस को खत्म कर चुके हैं. ये स्टार्ट तब हुए थे जब हमारी ओपन इकोनॉमी में ट्रेडिंग शुरू हुई थी. राइट? अब उसके बाद से और आज में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं. करंटली ट्रेड पॉलिसी किसके ऊपर फोकस कर रही है? इंक्रीजिंगली नॉट ऑन एन इजीली ऑब्जर्वेबल फॉर्म ऑफ द ट्रेड बैरियर्स यूजुअली कॉल्ड नॉन टैरिफ मेजर्स.
NTMs are thought to have a restrictive or distortory effects on the international trade. So benefits to the tariff reduction ये हम करेंगे. I hope 1 मिनट रुको. SPS ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, कल ये चैप्टर खत्म हो जाना है. आप tomorrow any doubt यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो मैम. इफेक्ट ऑफ टैरिफ में सेकंड पॉइंट रिपीट करना एक बार. वृंदा फिर से बोलो, क्या कह रही हो? मैम इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स में ना सेकंड पॉइंट बता दो. वेट अ मिनट. इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स में सेकंड पॉइंट. कल वाला लेक्चर इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि कुछ नई चीजें हैं उसमें. By making imported goods more expensive, tariffs discourage domestic consumers from consuming imported foreign goods. अगर मैंने imported goods को टैरिफ ज्यादा लगा दिए तो वो महंगी हो जाएंगी. तो जो मैं हूं, मैं अपना टशन नहीं मार्केट में अपने फ्रेंड्स के ऊपर मार सकती ना कि ये इंपोर्टेड गुड है. क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा टैरिफ लगेगा उतना उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी डिमांड विद इन द कंट्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. डोमेस्टिक कंज्यूमर सफर अ लॉस इन द कंज्यूमर सरप्लस. अब आईफोन जब तक आपके पास इंडिया में नहीं बनता था या इंडिया में उसका शोरूम नहीं था और आईफोन के प्राइस ज्यादा हैं, तो आपका क्या कम हो जा रहा था? द अमाउंट विच यू वर विलिंग टू पे एंड द अमाउंट विच यू हैव एक्चुअली पेड, उनका डिफरेंस कम हो जाएगा क्योंकि टैरिफ ज्यादा लग गया आपके पास. तो क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया क्योंकि अब आपको अपने प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस देने पड़ेंगे. सो यू आर गोइंग टू कंज्यूम लेस ऑफ द क्वांटिटी, ना कि ज्यादा क्वांटिटी. एम आई क्लियर वृंदा? यस मैम. एनी अदर डाउट ऑनलाइन? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन चैप्टर्स को यहीं पे खत्म कर देना. डोंट फिक्स इट फॉर द फ्यूचर. ओके. और कल वाला सेशन इज द कंक्लूडिंग सेशन फॉर दिस. अ वेरी इंपॉर्टेंट, या तो टैरिफ है या आपके एनटीएम है, जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है वो आपका. ओके. स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड नाउ. ऑल द बेस्ट जी.